पूरी दुनिया में ना इस वक्त एक अजीब सा अकाल पड़ा हुआ है। हाँ, और ये किसी खाने या पानी का अकाल तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये अकाल है एआई चिप्स का। मतलब अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लाइन में खड़ी हैं। सही बात है, कंप्यूटिंग पावर हासिल करने के लिए ग्लोबल मार्केट में सच में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसी ग्लोबल चिप संकट के बीच भारत की एक कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जो सच में चौंकाने वाला है। और वो भी ऐसे समय में जब सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमराई हुई है। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजों की, जो कि जनवरी 2026 में जारी किए गए हैं, और इनके आंकड़े सच में शानदार हैं। बिल्कुल। हमारे पास कंपनी की प्रेस रिलीज और इन्वेस्टर कॉल का पूरा ब्यौरा है। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जब हर कोई सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है ना, तो उसके पीछे की भारी भरकम मशीनरी आखिर बन कैसे रही है। देखिए, यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये कंपनी महज एक असेंबली लाइन नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उनके रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर हुई। हाँ, जो कि 141% रही है। मतलब ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। उन्होंने इस तिमाही में 8,049 मिलियन रुपए यानी करीब 804 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है। और अगर मुनाफे की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 733 मिलियन रुपए रहा है। जो कि लगभग 146% का उछाल है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जैसी मुश्किल इंडस्ट्री में इतने बड़े आंकड़े, ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। इसे समझना हो तो हम एक एनोलॉजी ले सकते हैं। हाँ बताइए। मैं इसे ऐसे सोच रहा था कि जैसे आपके शहर का कोई बहुत ही शानदार लोकल रेस्टोरेंट हो, जो सालों से अच्छा खाना बना रहा हो, है ना? और अचानक से उन्हें ओलंपिक्स में हजारों एथलीट्स को खाना परोसने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और उन्हें रातों रात 50 नई किचन बनानी पड़े और दुनिया भर से दुर्लभ मसाले मंगाने पड़े, और वो भी बिना क्वालिटी गिराए तय समय से पहले खाना परोसना हो। नेटवेब ने बिल्कुल यही किया है। ये ओलंपिक कॉन्ट्रैक्ट वाला उदाहरण इस स्थिति पर पूरी तरह सटीक बैठता है। नेटवेब के मामले में ये महाभोज 4504 मिलियन रुपए का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑर्डर था। अच्छा, 4504 मिलियन का एक ही ऑर्डर? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने पहले बाजार को ये अनुमान दिया था कि इस विशाल ऑर्डर की डिलीवरी चौथी तिमाही तक पूरी होगी। मतलब Q4 में। लेकिन उन्होंने इसे पहले ही कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने अपने एग्जीक्यूशन की गति को इतना तेज किया कि ये ऑर्डर तीसरी तिमाही में ही डिलीवर हो गया। और शायद इसी वजह से रेवेन्यू के ग्राफ में इतना बड़ा स्पाइक देखने को मिला। सही कहा आपने। लेकिन इन्वेस्टर कॉल की गहराइयों में जाएं तो इस ऑर्डर के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। जैसे कि क्या? मैनेजमेंट ने कॉल के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस काम का एक राष्ट्रीय महत्व है। राष्ट्रीय महत्व मतलब नेशनल सिग्निफिकेंस? हाँ, ये कोई आम सर्वर लगाने का काम नहीं था। ये भारत के खुद के एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने जैसा है। समझ गया। देश को डेटा संप्रभुता और एआई की दौड़ में आगे रखने के लिए ये स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि एक तकनीकी पेंच है जिस पर बाजार के विश्लेषकों ने तुरंत सवाल उठाए। मार्जिन वाला पेचना, मैंने भी वो देखा था। हाँ, इस बड़े ऑर्डर की डिलीवरी के कारण कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन में लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। यानी करीब 2% मार्जिन गिर गया। इस तिमाही में उनका पैट मार्जिन 9% रहा। सही कहा। रुकिए, मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। मतलब मार्जिन कम होना क्या किसी अंदरूनी कमजोरी का संकेत नहीं है? सतह से देखने पर किसी को भी ऐसा ही लगेगा। अगर कंपनी 500 करोड़ रुपए जैसा इतना बड़ा काम कर रही है तो उन्हें तो अपने मुनाफे का प्रतिशत और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था ना? देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो B2B एंटरप्राइज की दुनिया में रणनीतियां ऐसे ही काम करती हैं। अच्छा, वो कैसे? जब कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए की स्केल का कोई नेशनल लेवल का ऑर्डर हासिल करने मैदान में उतरती है तो वहां ग्लोबल कंपनियों से भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब बहुत टफ कंपटीशन होता है। बिल्कुल। उस स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए आक्रामक प्राइसिंग करनी पड़ती है। तो आप कह रही हैं कि ये 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कम होना कोई कमजोरी नहीं है? नहीं, इसे आप एक स्ट्रैटेजिक एंट्री की कीमत मान सकते हैं। एक बार जब आप किसी विशाल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं तो भविष्य के सारे ऑर्डर्स आपके पास ही आते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स और मेंटेनेंस के काम? एकदम सही। और अगर हम इस एक स्ट्रेटेजिक ऑर्डर को समीकरण से बाहर निकाल दें तो कंपनी के बेस बिजनेस का मार्जिन लगभग 9.9% के आसपास बैठता है, जो उनके ऐतिहासिक रेंज के करीब ही है। लेकिन फिर भी
यहाँ मेरे दिमाग में एक सीधा और तीखा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर हम इस एक बहुत बड़े 45,400 मिलियन रुपए के ऑर्डर को कुछ देर के लिए भूल जाएं, तो क्या नेटवेब का बाकी बिजनेस सिर्फ एक बैसाखी के सहारे चल रहा है? ये चिंता जायज है। मतलब क्या कंपनी एक ही वन हिट वंडर वाले बड़े ऑर्डर पर निर्भर हो गई है? इन्वेस्टर कॉल में विश्लेषकों के मन में भी ठीक यही सवाल था, लेकिन अगर डेटा को गहराई से देखें तो सच्चाई कुछ और ही है। क्या सच्चाई है? इस बड़े ऑर्डर को पूरी तरह से हटाने के बाद भी कंपनी के जो अन्य दो मुख्य स्तंभ हैं, उन्होंने बहुत मजबूत ग्रोथ दिखाई है। आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और प्राइवेट क्लाउड की बात कर रही हैं? हाँ, इन दोनों ने इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में 20% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। बहुत से लोग HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये आम क्लाउड सर्वर से अलग होता है? मैं बताती हूँ। इसे ऐसे समझिए कि एक आम क्लाउड सर्वर एक रेगुलर पैसेंजर कार की तरह है। जिसे हम रोजमर्रा के साधारण डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाना हो या जीनोम सीक्वेंसिंग करनी हो, तो वहाँ पैसेंजर कार काम नहीं आती। जहाँ अरबों डेटा पॉइंट्स को एक ही सेकंड में प्रोसेस करना हो। हाँ, वहाँ आपको एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की जरूरत होती है, जिसे डेटा के भारी पहाड़ों को चीरने के लिए बनाया गया हो। HPC वही रेसिंग कार है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि बड़ी कंपनियां अपना डेटा पब्लिक सर्वर्स पर रखने के बजाय नेटवर्क से खुद का सुरक्षित और निजी सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती हैं। तो मतलब उनका ये जो बेस बिजनेस है, वो भी अपने अपने बेहद जटिल और तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। बिल्कुल, और कंपनी ने स्पष्ट किया कि हाई एंड सर्वर्स का बिजनेस कोई FMCG बिजनेस नहीं है, जहां हर तिमाही में बराबर मात्रा में बिस्किट बिकेंगे। हाँ, ये तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, कभी ज्यादा कभी कम। सही कहा। लेकिन अगर 9 महीने के लंबे नजरिए से देखें तो उनका ऑर्गेनिक रेवेन्यू 30% साल दर साल की दर से बढ़ा है, जो ये साफ दर्शाता है कि ग्रोथ किसी एक ऑर्डर की मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि एक तरफ नेटवेब इतनी तेजी से रेवेन्यू बढ़ा रहा है और ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में आग लगी हुई है। हाँ, AI चिप्स की कमी तो हर जगह है। फ्लैश मेमोरी और स्टोरेज की भारी कमी चल रही है। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। तो फिर नेटवेब ने बिना किसी रुकावट के अपने ऑर्डर्स कैसे पूरे किए? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। क्या वो किसी जादुई तरीके से चिप्स हासिल कर रहे हैं? कॉल में जब ये सवाल पूछा गया तो पता चला कि नेटवेब का बड़े ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। अच्छा। जब बाजार में चिप्स की कमी होती है तो सप्लायर्स सबसे पहले उन कंपनियों को माल देते हैं जो उनके टियर 1 पार्टनर्स होते हैं। मतलब नेटवेब कोई नया खिलाड़ी नहीं है जो अचानक बाजार में आके पुर्जे मांग रहा है। बिल्कुल नहीं, वे एक स्थापित खिलाड़ी हैं और उनका फोकस हाई एंड सॉल्यूशंस पर है, इसीलिए सप्लायर्स उन्हें प्राथमिकता देते हैं। तो वो एडवांस में ही बता देते होंगे कि उन्हें क्या चाहिए? हाँ, वे 18 महीने पहले से ही डिमांड की फोरकास्टिंग कर लेते हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में करेंसी का जो उतार चढ़ाव होता है, उसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट मॉडल अपनाया है। करेंसी का रिस्क तो इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए मौत का फरमान बन सकता है। सही कहा। इसलिए उन्होंने अपने 60% इंपोर्ट पेएबल्स को हेज कर रखा है। हेजिंग यानी डॉलर के अचानक महंगे होने का असर उनके मुनाफे पर सीधे तौर पर नहीं पड़ता। उन्होंने एक फिक्स्ड रेट पर खुद को सुरक्षित कर लिया है। एकदम सही। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा प्रभावशाली आंकड़ा उनका कैश कन्वर्जन साइकिल है। वो कितना है? दिसंबर 2025 तक उनका कैश कन्वर्जन साइकिल मात्र 69 दिनों का था। ओह वाह! मैं यहाँ श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा डिकोड करना चाहूंगा। हार्डवेयर बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन फंसा हुआ पैसा होता है। बिल्कुल। कच्चा माल खरीदने से लेकर उसे मशीन में बदलने और फिर ग्राहक से असली नकद बैंक खाते में आने तक के सफर को कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। 69 दिन का समय इस इंडस्ट्री के हिसाब से तो बहुत तेज है। ये असाधारण रूप से तेज है। इसका मतलब है कि उनकी इन्वेंट्री गोदामों में धूल नहीं फांक रही है और उनके ग्राहक उन्हें समय पर पैसा दे रहे हैं। हाँ, कंपनी ने बताया कि उन्होंने केवल 60 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन की है, जो आने वाले ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बिल्कुल सटीक है। लेकिन जब हम पुर्जे आयात करने और सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे वो पुरानी आलोचना याद आ रही है जो भारतीय टेक कंपनियों के बारे में सुनी जाती है। आप बॉक्स पुशिंग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या नेटवेब भी सिर्फ पार्ट्स खरीदकर उन्हें डिब्बे में पैक करके बेचने वाली कंपनी है? बाहर से महंगी चिप मंगाओ, उसे एक मदरबोर्ड पर पेचकस से कस दो
और मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा दो। इन्वेस्टर कॉल के दौरान एक विश्लेषक ने ठीक यही सवाल पूछा था कि आप एक एआई सिस्टम में आखिर करते क्या हैं? और मैनेजमेंट ने क्या कहा? उनका जवाब इस भ्रांति को जड़ से खत्म कर देता है। नेटवेब सिर्फ चिप्स खरीद के डिब्बे नहीं बेचता, वे एप्लीकेशन लेयर के नीचे का पूरा एआई सर्वर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। इस डिजाइन शब्द को थोड़ा खोलते हैं। क्या वो खुद सिलिकॉन चिप बनाते हैं? नहीं, कोर सिलिकॉन चिप जैसे जीपीयू तो वे एनवीडिया जैसी कंपनियों से ही लेते हैं, लेकिन असली इंजीनियरिंग उसके बाद शुरू होती है। अच्छा, वो कैसे? एक एनवीडिया का आधुनिक जीपीयू अपने आप में सिर्फ एक प्रोसेसर है। जब आप 8 या 16 ऐसे विशाल जीपीयूज को एक सर्वर में लगाते हैं तो वे इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं कि पूरा सिस्टम कुछ ही सेकंड में पिघल सकता है। बाप रे! तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर असेंबल करने जैसा नहीं है, ये तो एक कार के इंजन और पूरी रेसिंग कार के बीच के फर्क जैसा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मतलब एनवीडिया ने 1000 हॉर्स पावर का बेहद पावरफुल इंजन दे दिया, लेकिन अगर उस इंजन के चारों तरफ की गाड़ी का लिक्विड कूलिंग सिस्टम सही ना हो तो वो गाड़ी सड़क पर दौड़ ही नहीं पाएगी। हाँ, और नेटवेब असल में उस थर्मल मैनेजमेंट और लिक्विड कूलिंग को डिजाइन करता है ताकि वो चिप बिना जले काम कर सके। और क्या क्या करते हैं वो? मदरबोर्ड का जटिल आर्किटेक्चर, डेटा के तेजी से बहने के लिए PCIe लेन्स और सबसे महत्वपूर्ण उस पूरे हार्डवेयर को चलाने वाला मिडलवेयर और सॉफ्टवेयर स्टैक, ये सब नेटवेब खुद भारत में डेवलप करता है। तभी वह सिर्फ एक असेंबलर नहीं बल्कि एक डीप टेक OEM है। तो अगर कंपनी के पास इतनी गहरी तकनीकी क्षमता है तो भविष्य की ग्रोथ के लिए आखिर इसका क्या मतलब है? इसके लिए हमें उनका ऑर्डर बुक देखना होगा। 5,258 मिलियन रुपए का उनका ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक है। और स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बुक कितना है? वो 17,326 मिलियन रुपए का है। इसके साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स में वे L1 यानी सबसे कम बोली लगाने वाले बन चुके हैं। ये नंबर्स वाकई विशाल हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर के काम को पूरा करने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं, टैलेंट भी तो चाहिए। मैंने पढ़ा था कि IPO के समय उनकी टीम काफी छोटी थी। उस समय कंपनी में केवल 240 लोग थे, लेकिन आज ये संख्या 600 को पार कर गई है। ओह, काफी तेजी से टीम बढ़ाई है इन्होंने। और जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि इन 600 लोगों में से 100 से ज्यादा लोग सिर्फ R&D में लगे हुए हैं। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पर पूरा फोकस है। कॉल के दौरान मैनेजमेंट ने कहा कि हम एक कैपेसिटी बेस्ड कंपनी नहीं बल्कि कैपेबिलिटी बेस्ड संगठन है। ये बहुत दिलचस्प फिलॉसफी लगती है। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बीच का ये अंतर कैसे लागू होता है? कैपेसिटी का मतलब है कि आपके पास फैक्ट्री में कितनी मशीनें हैं। कंपनी का कहना है कि उनकी मौजूदा फैसिलिटी 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू को आराम से संभाल सकती है। मतलब उन्हें अभी ईंट पत्थर या मशीनों पर और पैसा नहीं बहाना है? बिल्कुल नहीं। उनकी असली भूख कैपेबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता की है। नए डिजाइन्स बनाना और अगली पीढ़ी की कूलिंग तकनीक विकसित करना। इससे एक बात साफ समझ आती है कि भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी AI मिशन है उसका भी नेटवे की इस लंबी छलांग में बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, सरकार का AI मिशन मुख्य रूप से 2 चरणों में काम कर रहा है। पहले चरण में सरकार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए भारी मात्रा में GPU खरीद रही है ताकि भारत के जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उन्हें खुद करोड़ों रुपए के महंगे सर्वर न खरीदने पड़े। मंत्रालयों और नेशनल डेटा सेंटर्स के लिए ऑन प्रेमाइसेस सर्वर खरीदेगी। ताकि संवेदनशील सरकारी डेटा देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में हाई एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग तो बस अभी शुरू ही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पूछिए। मान लीजिए अगले कुछ सालों में तकनीक का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। आज हर कोई एनवीडिया के पीछे भाग रहा है। कल को अगर एनवीडिया की GPU की मांग अचानक गिर जाए तब क्या होगा? ये किसी भी टेक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डर होता है। क्या जिस जहाज पर वे सवार हैं उसके डूबने से वे भी नहीं डूब जाएंगे? नेटवेब के प्रबंधन ने इस जोखिम का बहुत साफ जवाब दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी एक चिप कंपनी के साथ बंधे हुए नहीं है, वो टेक एग्नोस्टिक है। इसका मतलब ये है कि उनकी चेसिस और कूलिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कल को अगर इंजन बदलना पड़े तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। एकदम सही। उनके पास दुनिया भर की नई तकनीकों का लगभग 18 महीने पहले का एडवांस्ड रोड मैप होता है। अच्छा, मतलब वो भविष्य की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। हाँ, वे भविष्य में आने वाले एनवीडिया के ब्लैकवेल 200B 300 के साथ साथ इंटेल और AMD के लेटेस्ट चिपसेट्स पर भी एक साथ काम कर रहे हैं। रुकिए,
मैंने इन्वेस्टर कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में एक और चीज देखी थी जिसने मुझे सच में चौंका दिया। मैनेजमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग का भी जिक्र किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। हम अभी एआई चिप्स की बात कर रहे हैं और ये लोग अभी से क्वांटम पर काम कर रहे हैं। ये तो गेम बदलने वाली बात है। ये उनकी दूरदृष्टि का बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि प्रतिस्पर्धी कारणों से उन्होंने तकनीकी जानकारी ज्यादा साझा नहीं की, वो तो जाहिर है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट किया कि बैकग्राउंड में इस पर गहराई से काम चल रहा है, जो ये दर्शाता है कि वे तकनीक के अगले महासागर के लिए अपनी नाव अभी से तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि नेटवेब ने ग्लोबल चिप संकट के बावजूद 141% की ग्रोथ दिखाई। उनका 69 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल एक मिसाल है। और सबसे बड़ी बात, इतनी आक्रामक ग्रोथ के बावजूद वे एक जीरो नेट डेट वाली कंपनी है। मतलब कंपनी पर शून्य कर्ज है और दिसंबर 2025 तक उनके पास 1900.8 मिलियन रुपए यानी लगभग 190 करोड़ रुपए का फ्री कैश था। ये वित्तीय मजबूती उन्हें एक बहुत बड़ी आजादी देती है भविष्य के R&D में बेखौफ निवेश करने की। और ये जानकारी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि ये सिर्फ एक बैलेंस शीट का विश्लेषण नहीं है। ये दिखाती है कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा ना रहकर एक शक्तिशाली आवाज बन चुका है। और इस चर्चा का अंत करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जी बताइए। पिछले कई दशकों से भारत ने दुनिया को बेहतरीन सॉफ्टवेयर सर्विसेज दी हैं। हम दुनिया के बैक ऑफिस रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर के मामले में हम हमेशा पश्चिम या ताइवान की तरफ देखते थे। हाँ, ये तो सच है। अब अगर नेटवेब जैसी कंपनियां एआई के कोर आर्किटेक्चर को भारत की धरती पर डिजाइन कर रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 10 सालों में ग्लोबल टेक पावर का केंद्र अमेरिका या ताइवान से खिसक कर भारत की ओर आ जाए? क्या दुनिया की अगली बड़ी एआई क्रांति की नींव भारतीय फैक्ट्रियों में रखी जा रही है? ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो निश्चित रूप से हर तकनीक प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, जब भी अगली बार आप किसी नए एआई टूल को इस्तेमाल करें तो स्क्रीन के पीछे छिपी उस मशीनरी के बारे में जरूर सोचिएगा जो शायद यहीं हमारे देश में डिजाइन की गई हो।